नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर निगम मंडलों की नियुक्ति की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सीएम हाउस में बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर चर्चा हो चुकी है, नाम फाइनल हो गए हैं। अब हाईकमान को ये नाम भेजे जाएंगे। संसदीय सचिव नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, ऐसा कह रहे हैं रविंद्र चौबे। तो निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया। निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर चर्चा हुई है और जो नाम हैं वो फाइनल हो चुके हैं। अब हाईकमान को ये नाम भेजे जाएंगे। प्रदेश में आने वाले समय में निगम, आयोग, मंडल, प्राधिकरण सबका गठन होना है। उसके संदर्भ में बेहद विस्तृत और लंबी और सार्थक चर्चा हुई है। मंत्रियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन संसदीय सचिवों के लिए ऐसा अभी तक कोई बॉन्ड नहीं है कि हम किस सीमा तक बना सकते हैं। ये कब तक नाम आने के होंगे? सारे नामों पे, सारे विकल्पों पे, सारी संभावनाओं पे आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में सभी मंत्रिमंडल के साथी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ विस्तृत चर्चा हो गई है। अब हाईकमान का परमिशन, अनुमति लेने की प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू रायपुर से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि जोरदार मंथन हुआ, महामंथन हुआ आज निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर, और कहा जा रहा है कि जो नाम है वो फाइनल हो चुके हैं। अब ये नाम जो है हाईकमान को भेजे जाएंगे। वैसे अगर बात करें तो ये चुनौती है क्या सरकार के सामने और पार्टी के सामने निगम मंडलों की नियुक्ति? देखिए, दरअसल बड़ी संख्या में विधायक जीत के आए हैं और विधायकों के अलावा भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि 15 सालों में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे, सड़क पर लड़ाई लड़ते रहे, सत्ता पक्ष के खिलाफ में लड़ाई लड़ते रहे। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को निगम, आयोग और मंडलों में जो है नियुक्तियां दी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में विधायक जीत कर आ गए, 68-69 विधायक हैं, ऐसे में समस्या यही है कि मंत्री पद जो 12 हैं, उसके अलावा कितने लोगों को निगम, आयोग और मंडलों में जो है नियुक्ति दी जा सकती है, और उसके बाद किसी तरीके से कोई एक तरीके से बवाल न मचे। यही वजह है कि ये खींचते खींचते इतना समय तक लंबा जो है करीब 1.5 साल हो गया सरकार बने और अभी तक इनमें नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे वजह भी यही है कि जब नियुक्तियां हो तो उसके बाद किसी तरीके से कोई विद्रोह न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो है कवायद की जा रही थी। अब चूंकि लंबा अरसा बीत चुका है, अब एक फाइनल जो है लिस्ट तैयार कर लिया गया है और साफ तौर पर इस मामले में बैठक के बाद रविंद्र चौबे का यही कहना था कि विपक्ष में रहते हुए जिन लोगों ने भी जो है संघर्ष में सहयोग किया है और जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं, ऐसे लोगों का ध्यान रखा गया है और उनको नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा जाएगा कि बड़ी संख्या में महिलाओं को भी इन नियुक्तियों में प्रमुखता दी जाएगी ताकि उनके भी जो योगदान है उसको ध्यान में रखा जा सके। तो इसके अलावा जो बात उन्होंने कही है कि जो जिस तरीके से निगम, मंडल, आयोग के अलावा भी जो है संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है वो भी सरकार कर सकती है। तो ऐसे तमाम चीजें सरकार करने जा रही है जिससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है पदों में बैठाया जा सके और जिसका इंतजार उन जो पदों के लिए जो लोग एक तरीके से अपने दावेदारी कर रहे हैं। आपने कहा कि महिलाओं को इस निगम मंडलों की नियुक्ति में ज्यादा तरजीह, तवज्जो, अहमियत दी जाएगी, तो उसके पीछे की क्या वजह है कि महिलाओं को इस बार ज्यादा अहमियत देने की कवायद हो रही है कांग्रेस में? देखिए, निश्चित रूप से महिलाएं जिस तरीके से कांग्रेस में हो या भाजपा में हो, कहीं भी पार्टियों में होती हैं, तो वो एक तरीके से फ्रंट फुट पे वो भी लड़ती हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या दूसरे ऐसे तमाम पहलुओं पर महिलाओं का पक्ष महत्वपूर्ण होता है और लड़ाई में भी वो सामने रहते हैं। चाहे प्रदर्शन की बात हो तो भी जो है महिलाएं सामने आकर प्रदर्शन करती हैं। तो कांग्रेस में भी विपक्ष में रहते हुए महिलाओं ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, बहुत सारे उन्होंने प्रदर्शन किए थे। तो जाहिर तौर पर महिलाओं को वैसे भी पंचायतों में जहां 50% तक आरक्षण है, वहीं जो है विधानसभाओं में 33% तक आरक्षण देने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे आयोग, मंडल, इनमें भी जो है जब नियुक्तियां की जाएंगी तो महिलाओं को ध्यान में रखा जाएगा। उन महिलाओं को जो सड़कों पर लड़ाई लड़ चुकी हैं 15 सालों में विपक्ष में रहते हुए, तो ऐसी महिलाओं को जो कि तवज्जो दी जाएगी। तो जाहिर है महिलाओं की नियुक्ति भी जो है पार्टी की ओर से की जाएगी और नाम सारे लगभग फाइनल हो चुके हैं, ये कहना है उनका, और पार्टी आलाकमान से उनको अवगत कराया जाएगा और उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री नामों की घोषणा करेंगे। जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाईकमान के पास अब नाम फाइनल करने के लिए भेजे जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री इसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां पर नक्सलियों को जो ये शहरी नेटवर्क है इसका ये मामला है, और नक्सलियों के सहयोगी वरुण जैन ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव पुलिस के सामने इसने सरेंडर किया है। तो शहरी नेटवर्क का ये पूरा मामला, नक्सलियों के सहयोगी वरुण जैन ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। राजनांदगांव पुलिस के सामने इसने सरेंडर किया है। कई महीनों से वरुण जैन फरार चल रहा था। कल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर खुलासा और किया जाएगा। नक्सलियों को सामान सप्लाई करता था वरुण जैन। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। इस मामले में कांकेर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और कांकेर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा था इस पर। राजनांदगांव पुलिस के सामने आखिरकार नक्सलियों के सहयोगी वरुण जैन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों को के शहरी नेटवर्क का ये पूरा मामला है। नक्सलियों को सामान सप्लाई किया करता था वरुण जैन और 10,000 का इनाम इसके सिर पर रखा गया था, इसके ऊपर रखा गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश यादव जुड़े हैं। राकेश, वरुण जैन ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। क्या सरेंडर करने के बाद नक्सलियों के सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं या सजा उतनी ही मिलेगी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो कांकेर पुलिस है वो इस नक्सल का जो शहरी नेटवर्क है उस पर काम कर रही थी और कहीं ना कहीं उसे बड़ी सफलता मिली है। और अब तक वरुण जैन को मिलाकर 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि ये शहरी नेटवर्क में नक्सलियों के लिए वाकी टाकी और अन्य सामग्री सप्लाई का काम करते थे और शहरी नेटवर्क में ये लगातार मजबूत होते जा रहे थे और नक्सली इनके द्वारा जो अपनी आवश्यकता की चीजें हैं उनकी पूर्ति इनसे करवाते थे और ये पूरी चीजों की सप्लाई करते थे। वहीं कांकेर पुलिस ने इस शहरी नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। वैसे राजनांदगांव पुलिस की भी ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है। जी राकेश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कल अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे मामले का वो खुलासा करेगी, और क्या क्या खुलासा होने की संभावना है इसमें? जी हाँ, निश्चित ही मैं आपको बता दूं कमरुद्दीन कि ये जो मुख्य आरोपी वरुण जैन ही हैं जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जिसे राजनांदगांव पुलिस ने लगातार इसकी खोज चल रही थी। वहीं कांकेर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी वरुण जैन के ऊपर रखा था। तो कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण चीजें सामने आएंगी कि इनके साथ इन 14 के अलावा और भी कोई था या इनके ऊपर उस नेटवर्क पे और कोई काम कर रहा था जो नक्सलियों को सहयोग करते थे, या नक्सली के जो बड़े कैडर के जो हैं नक्सली वो इनसे सीधे टच में थे। चलिए, तो वाकई एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता पुलिस के हाथ लग चुका है, क्योंकि वरुण जैन है जो बहुत बड़े बड़े मामले का खुलासा कर सकता है, क्योंकि इसने बहुत सारी मदद नक्सलियों को की है हर तरह से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन कल होगा। कल बीजेपी 3,000 पुतलों का दहन करने जा रही है। 3 जुलाई को 3 बजे बीजेपी 3,000 पुतलों का दहन करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के 3 दिन कार्यकर्ता एक पुतला दहन करेंगे। पुतला दहन का वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी का ये आंदोलन है और कल 3,000 पुतलों का दहन किया जाएगा। 3 इसमें नजर आ रहे हैं। 3 जुलाई 3 बजे 3,000 पुतले, 3 बीजेपी कार्यकर्ता। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी के युवक के मामले में कहा कि शासन की योजनाओं का उसे लगातार लाभ मिल रहा था। वहीं उन्होंने रमन सिंह और बीजेपी को बेवजह मामले को तूल देने का आरोप लगाया। मनरेगा में अव्वल आने पर बधाई दी और जल्द ही कोरोना को मिलकर हराने का दावा किया। सिंह जी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब देखिए, उसके बाद बात करें। जहाँ तक के हरदे की बात है तो उसके घर में चावल भी पहुँचा है, मनरेगा के तहत उसको काम भी मिला है। तो शासन की जितनी योजनाएं हैं सबको उसका लाभ मिल रहा है। अब
यदि उस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। उसको इस प्रकार से कदम नहीं उठाना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे से मिलने की बात है, तो मेरे से मिलने के लिए उन्होंने आवेदन दिया नहीं, न किसी से संपर्क साधा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलतफहमी पैदा करती है और अभी भी करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक के रमन सिंह जी की बात है, रमन सिंह जी को पार्टी ने उसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उनको बड़ी भूमिका दी गई है। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसका लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं रहे। तो यदि हैं तो अपने अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए। यदि वो आलोचना भी करते हैं तो हम उसको सुझाव के रूप में लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से कोई बात कह ही नहीं रहे और अनावश्यक गलत बातों पे तूल दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने किसी विभाग का कोई काम रोका नहीं। एक तरफ जब लॉकडाउन था और उस समय सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे, ऐसे समय में वन विभाग के पहल से हमारे जो स्व सहायता समूह है उसके माध्यम से हम लोगों ने न केवल महुआ खरीदा, इमली खरीदा, बल्कि तेंदुपत्ता भी संग्रहण हम लोगों ने किया है, ताकि यहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई हैं या परंपरागत रूप से निवासी, उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये हमारी कोशिश रही है, उसमें हमको सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने, और न केवल हमारे अधिकारी कर्मचारी, मंत्री, विधायक, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिससे भी अपील हम लोगों ने किया, जितना उम्मीद करे तो उससे ज़्यादा बेहतर काम करते उन लोगों ने दिखाया है। तब आज ये स्थिति ये है कि हम 600 से कुछ अधिक एक्टिव मरीज हमारे पास हैं और धीरे से मैं समझता हूँ कि 10 जुलाई तक के ये आंकड़े और अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली। छत्तीसगढ़ सरकार की सकारात्मक पहल ने जीएसटी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी आई। राज्य में जीएसटी संग्रहण पिछले वर्ष के मुकाबले 22% बढ़ा। वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी मई महीने की तुलना में 3.5 गुना वृद्धि हुई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी छत्तीसगढ़ ने राह दिखाई। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को एक राहत पहुंचाने के लिए वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मुंगेली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां दुष्कर्म की कोशिश में असफल शख्स ने नाबालिग को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लड़की को घर में अकेला पाकर आरोपी घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अपने साथ लाए मिट्टी तेल से उसे जिंदा जला दिया। अस्पताल में लड़की ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 354, धारा 302 हत्या का केस है। पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। हमारे पुलिस अधिकारियों ने उसका कथन लिया, जिसमें वो बताई है कि गांव का बबलू भास्कर उसको छेड़खानी करने का प्रयास करते हुए असफल होने पर मिट्टी तेल छिड़ककर उसको आग लगा दिया है। आरोपी को हमने तत्काल गिरफ्तार करके आज उसको रिमांड भेजा जा रहा है और धारा 302, 506, 354 आईपीसी और 8 पॉक्सो एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सब्जी बेचने के विवाद में एक शख्स की चाकू और डंडों से हमला कर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आजाद चौक इलाके में भी चाकूबाजी की घटना में मौत मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजाद चौक और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की घटनाएं हैं। दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आजाद चौक थाने में ये इनका कुछ व्यक्तिगत विवाद था दोनों का। उसी पुराने विवाद को 2018 के विवाद को लेकर कल दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उसने चाकू से हमला किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। राजेंद्र नगर थाने में इसमें भी 5 व्यक्तियों द्वारा, इसमें 2 आपस में सब्जी विक्रेताओं द्वारा जगह को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उसके परिजनों ने उस पर हमला किया
इसमें व्यक्ति पहले घायल था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, बाद में इसको 302 इसमें अभी ऐड किया जा रहा है। इसमें जो अभी तक शामिल जितने भी अभियुक्तों के नाम हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक परीक्षण में भेजा जा रहा है। और रायपुर से खबर जहां पर बस चलाने के मूड में फिलहाल बस संचालक, बस मालिक नजर नहीं आ रहे हैं। सभी बस मालिक एक और फॉर्म भर रहे हैं। बसों को उपयोग नहीं करने की सरकार को जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने 2 महीने तक बसों के निष्प्रयोग की अनुमति दी है। सरकार से 6 महीने की टैक्स की माफ़ कर रहे हैं लोग। सरकार ने हालांकि 3 महीने का टैक्स पहले ही माफ़ कर दिया है। सरकार ने 2 महीनों तक बसों के निष्प्रयोग की इजाज़त दी है। अंबिकापुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अंबिकापुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। होटल में रह रहे तीनों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया और पेड क्वारंटीन में तीनों थे। पॉजिटिव युवक सभी को मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। दंतेवाड़ा में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बचेली में सीआईएसएफ के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छुट्टियों से लौटे जवान बैरक में क्वारंटीन थे। सभी जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छुट्टियों से लौटे थे ये जवान और लगातार अब कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। जगदलपुर के नक्सल प्रभावित दरभा के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7 मजदूर हैदराबाद से लौटे थे तो वहीं 3 मजदूर तमिलनाडु से आए थे। सभी को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर में पुलिस मुख्यालय में सख्त हिदायत दी गई है, सख्ती बरती गई है। अब बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी पुलिस मुख्यालय के अंदर नहीं आ सकता, फिर चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी ही क्यों ना हो। पुराने पुलिस मुख्यालय में 9 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद डीजीपी ने यह बड़ा फैसला लिया। मुख्यालय में 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब पुलिस ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। नया पुलिस मुख्यालय हो या पुराना पुलिस मुख्यालय हो, दोनों ही जगहों पे लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन अधिकारियों से मिलना हो, बहुत जरूरी हुआ तब उस अधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ही मुख्यालयों में जितने लोग भी कार्यरत हैं पुलिसकर्मी, उन सभी के कोरोना पॉजिटिव के लिए जो है कोविड-19 की जांच की जा रही है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जाहिर तौर पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर संक्रमित होते हैं तो कहीं न कहीं खतरा है। यही वजह है कि रायपुर में जिस तरीके से लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद से डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्णय लिया है कि और ज्यादा एहतियात बरता जाए और इसी क्रम में ये सारी बंदिशें लगाई गई हैं। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बिलासपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता और भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने पाटन थाना क्षेत्र में बंद बोरे में मिली मृत महिला की लाश की गुत्थी सुलझा ली। आरोपी का महिला के साथ अवैध संबंध था और जब महिला पैसों की मांग करने लगी तो उसने तंग आकर उसकी हत्या कर दी और बेटे की मदद से लाश को बोरे में भरकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। करके उसने उसको शराब पिलाई रात में, जो शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको शराब पिलाई और रस्सी से उसका गला घोट दिया और उसको बोरे में भर दिया और अपने बेटा उमेश साहू के साथ मिलकर अपने वैन में उसको डालकर, उसकी डिक्की में डालकर खोरपा नाले में ले गए। वहां पर उन्होंने लाश को गिरा दिया और वहां से अलग अलग चले गए। ये जाकर सोमनी। रायपुर में पति को छत से धक्का देकर हत्या करने वाली पत्नी को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पत्नी ने आए दिन होने वाले विवाद से तंग आकर पति को घर की छत से धक्का दे दिया था। आखिरकार अब कानून के शिकंजे में है। जगदलपुर के धनियालूर के जंगल में 2 दिनों पहले एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस
को मिली थी। मृतक की पहचान गोपाल ठाकुर के तौर पर हुई। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि लेन देन के विवाद में मृतक के दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महासमुंद में एक पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद गांजे की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक दूसरे मामले में 3 लोगों से करीब 1 लाख रुपए का 10 किलो का गांजा बरामद किया गया। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में कार्यरत एकम फाउंडेशन के 29 स्वास्थ्य कर्मियों में से स्टाफ नर्स समेत 19 को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और एकम फाउंडेशन के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद ये बड़ा अहम फैसला लिया गया। इससे पहले अनियमित कर्मचारी संगठन के बैनर तले सभी कर्मचारी माता दंतेश्वरी के दरबार में घुटने के बल पहुंचे थे। 1 साल के अनुबंध पर अस्पताल में स्टाफ नर्स, इंजीनियर, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे और लैब टेक्नीशियन पद पर कार्यरत थे, जिनका अनुबंध 1 महीने पहले ही खत्म हो गया था। शासन के द्वारा अचानक हमें नोटिस जारी कर दिया गया है तुम लोग को सेवा समाप्ति का, और हम लोग इस कोरोना काल के बीच में कहाँ ड्यूटी करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और ड्यूटी अभी कर रहे थे, हमें ड्यूटी से हटा दिया जा रहा है अभी, और अब हम आगे अपना कंटिन्यू ड्यूटी करना चाहते हैं। विगत 3 साल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और लास्ट मतलब मंथ में हमको बताया गया कि आप लोग की सेवा समाप्त है। तभी ऐसे कोरोना काल में हम लोग अभी सेवा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सी जोन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने मंत्रियों समेत पौधारोपण किया और ऑक्सी जोन का जायजा लिया। 11 करोड़ की लागत से 19 एकड़ में ऑक्सी जोन को विकसित किया गया। 75 प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।